भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इन तमाम संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक बड़ा कार्यक्रम आज स्थान चौगान रामनगर के पास जिला मंडला में हो रहा है। साथियों, हम लोगों ने बहुत लंबा समय लगाकर जो आज इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में खास तौर पर आदिवासी लोग बड़ी संख्या में आज इस सम्मेलन में उपस्थित है, तो ये जागृति बढ़ने का, हमारे समाज में जागृति बढ़ने का संकेत है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, जब मेरी उम्र 19 साल की थी तब से मैं ये काम कर रहा हूं। आज मेरी उम्र 67 साल की है, तो राउंड अबाउट 50 साल हो गए। 50 साल लंबा समय लगाकर सारे देश भर में लोगों को जगाकर संगठित करने का काम किया गया। इसकी बदौलत जो हमारा देश है वो 36 स्टेट का देश है। 36 स्टेट में 32 स्टेट में अभी हमारा संगठन फैला हुआ है। 625 जिलों में संगठन फैला हुआ है। केवल ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, अगर वो छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में विशाल संगठन का निर्माण हमने कर लिया है। बहुत बड़ा संगठन हमने निर्माण कर लिया है। इस देश में तमाम लोग आरएसएस के विरोध में बोलते रहते हैं, मगर हमने इस संगठन शक्ति के बल पर नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का कार्यक्रम घोषित किया था। आप लोगों को जानकारी है, आप में से बहुत सारे लोग नागपुर में थे। और जो लोग केवल आरएसएस का मौखिक रूप से ही विरोध करते थे, हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर उनको घेरने का काम किया। तो सरसंघ चालक जो आरएसएस का है, सरसंघ चालक जो आरएसएस का है, वो लॉक लगाकर 12-13 दिन आरएसएस के हेडक्वार्टर को भाग गए थे। और जब विशाल आंदोलन हमने किया तो आरएसएस के लोग और ब्राह्मण लोग ये सोचने लगे नागपुर में कि हमको अब आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर से छोड़ना पड़ेगा और यहां से जाना पड़ेगा। तो कहां जाएंगे? उन्होंने सोचा कि कहां जाएंगे, तो उन्होंने सोचा अयोध्या जाएंगे। तो अयोध्या जाएंगे, तो हमने कहा अयोध्या आप जा सकते हैं, मगर अब राम नहीं है वहां। आपका बचाव करने के लिए वहां आपका राम नहीं है, मेषराम है, राम नहीं है। नागपुर में भी है और अयोध्या में भी है।
तो उन्होंने सोचा क्या ये तो भारत के किसी भी जिले में जाओगे तो हर जगह हम है। तो इसलिए साथियों, ये उनके सामने संगठन शक्ति की बल की वजह से समस्या पैदा हुई। जो हमने देशव्यापी संगठन शक्ति का बल पैदा किया और उसी संगठन शक्ति के बल की वजह से यहां आप लोगों को बुलाया और जितने लोगों को बैठने की कुर्सी लगाई उससे 2 गुना से ज्यादा लोग आ गए और बहुत सारे लोग उधर खाना भी खा रहे हैं। तो हमने कहा भाई पहले हमारा दिमाग का खुराक सुन लो, फिर पेट का खुराक खा लो, क्योंकि पेट का खुराक तो कभी भी मिल जाएगा, तो दिमाग का खुराक नहीं मिलेगा, ये कभी कभी मिल जाता है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को इन लोगों के द्वारा दिमागी रूप से कमजोर बनाया गया है। हमारे पास जानकारी का अभाव है, हमारे पास जानकारी के साथ साथ ज्ञान का अभाव है, हमारे पास विचारधारा का अभाव है, हमारे जिंदगी में मकसद का अभाव है। हमारे लोगों के सामने कोई मकसद भी नहीं है। जब हमारे लोगों के सामने मकसद नहीं होता है तो क्या करते हैं? जिनके पास मकसद नहीं होता है वो शादी कर लेते हैं, बोलते कुछ नहीं है तो फिर बच्चे ही पैदा कर ले। तो हमारे लोग केवल बच्चे पैदा करने का मकसद पूरा करते रहते हैं, यही काम उनका है। साथियों, हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने घरों में गुलाम पैदा करने का काम कर रहे हैं। जब तक इस देश में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाई हुई व्यवस्था, जाति के आधार पर 6000 जाति के टुकड़ों में बांटी गई व्यवस्था, छूत और अछूत के आधार पर बांटी गई व्यवस्था, जंगलों में आदिवासियों को निर्वासित करके रहने की व्यवस्था, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपने की व्यवस्था, महिलाओं को, सभी जाति की महिलाओं को शूद्र बनाने की व्यवस्था, ये सारी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है जो इस देश में बरकरार है। और साथियों, 15 अगस्त 47 को हम लोगों को आजादी नहीं मिली, और जिनको आजादी मिली वो हर साल कार्यक्रम करते रहते हैं, आजादी का हर साल कार्यक्रम करते रहते हैं, उनके आजादी का कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोग इस देश में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के अधीन अभी भी ब्राह्मणों के गुलाम हैं। अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए, मगर अंग्रेजों के समय में ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। ब्राह्मण अंग्रेजों का गुलाम, हम ब्राह्मणों का गुलाम, हम गुलामों के गुलाम। ब्राह्मण अंग्रेजों का गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम। तो ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गया, मगर हम अभी भी ब्राह्मणों के गुलामी में फंसे हुए हैं। इसलिए हमारे सामने जो सारे देश भर में लड़ाई है, वो लड़ाई क्या है? ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ने का मामला है। ब्राह्मणों के, दोबारा बताता हूं क्योंकि हमारे लोग भुलक्कड़ लोग हैं, ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का मामला है। कुछ आदिवासी कहते हैं, कौन सा राज्य भाई? आदिवासी लोग कौन सा राज्य की बात करते हैं? भारत आजाद होने के पहले गोंडवाना आजाद हो जाएगा, कैसे होगा? है? कभी आदिवासी लोगों ने सोचा? भारत आजाद नहीं होगा मगर गोंडवाना हो जाएगा, कैसे होगा?
जिन्होंने आदिवासियों से कई बड़े बड़े स्टेट, 36 स्टेट को गुलाम बना के रखा, वो आदिवासियों को आजाद कर देंगे? भारत को आजाद करने के पहले आदिवासी आजाद नहीं हो सकता। ये उसको पूछ लेना, जरा खड़े हो जाओ। हो सकता है? नहीं हो सकता। 68 दिन जेल में डाला, कोई अपराध नहीं था, बराबर? ये आदिवासी का कोई अपराध नहीं था, 68 दिन जेल में डाला। वो तो हमारा संगठन का कार्यकर्ता था, इसलिए मजबूत होकर बाहर आ गया। दूसरा आदमी होता तो जेल के अंदर ही समझौता कर लेता, अपने घर में आराम करता। ये दोबारा आ गया। ब्राह्मण को मालूम हो गया इसको जेल में डालने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मजबूत होता रहेगा। और जितने बार जेल में जाएगा उतना वो लोगों का हीरो बनकर बाहर आएगा। मैं गांधी जी के पुतले के पास बहुत बार जाके नजदीक से देखता हूं, तो गांधी जी के लंबी लंबी टांगे वहां दिखती है पुतले में। आप लोगों ने कभी देखा नहीं? आप लोग भी जाके देखो गांधी जी के पुतले के पास, नजदीक से जाओ तो पता चलता है, अरे गांधी जी की टांगे तो बहुत कमजोर है। गांधी जी की टांगे बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि सिंगल हड्डी का आदमी था, सिंगल हड्डी का आदमी था। और सिंगल हड्डी का आदमी होने के बावजूद भी संकल्प शक्ति के आधार पर अंग्रेजों के विरोध में लड़ता रहा, अपनी आजादी संकल्प शक्ति के आधार पर लिया और हमारे लोगों को अपने समर्थन में खड़ा कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण थे और बाल गंगाधर तिलक छोटे मोटे नेता नहीं थे। वो भी बहुत साल जेल में गए अंग्रेजों के, मगर लोग उसके समर्थन में खड़े नहीं हुए क्योंकि वो ब्राह्मण राज की बात करता था। बाल गंगाधर तिलक से गांधी जी ने सबक सीखा। वो हमारे लोगों के राज की बात करते रहे कि सभी लोगों का राज आएगा, सभी लोग आजाद हो जाएगा। और हमारे लोगों के सामने गांधी ने धोतर पहना, धोती, गांधी ने धोती पहना। फिर देखा ये लोग तो ऊपर से शर्ट नहीं पहनते, गांधी जी ने भी शर्ट निकाल कर फेंक दिया। और फिर देखा अरे ये लोग धोती पहनते हैं मगर आधी पहनते, यहां तक नहीं पहनते, यहां तक पहनते, बराबर है, आधी पहनते धोती। तो गांधी ने भी हाथी जो धोती है वो आधी पहनना शुरू कर दिया। तो लोगों को लगा अरे हमारा आदमी है। जो बाल गंगाधर तिलक को लोगों ने साथ नहीं दिया कि बोलते ब्राह्मण है, और गांधी जो है ये बनिया था। बनिया शब्द कैसे बना मालूम है? मूर्ख बनाने वाला बनिया। तो गांधी बनिया था। तो हमारे लोगों को लगा करिए तो हमारे जैसा ही है, हमारे जैसा है करके हमारे लोगों ने गांधी का साथ सहयोग समर्थन दिया। और साथ सहयोग समर्थन से गांधी का आंदोलन जन आंदोलन हो गया। जन आंदोलन के बल पर गांधी जी अंग्रेज को छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के बाद गांधी ने एक बहुत बड़ा धोखेबाजी का फैसला किया और जवाहरलाल नेहरू जो ब्राह्मण था उसको भारत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। तब से भारत में ब्राह्मण राज स्थापित हुआ। भारत के समस्त इतिहास में कभी भी ब्राह्मणों का डायरेक्ट
राज नहीं था, कभी भी नहीं था। भारत का इतिहास अगर आप पढ़ लो तो ब्राह्मणों का डायरेक्ट राज कभी भी नहीं था। गांधी ने एक ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री बनाया और सारे देश पर ब्राह्मण राज स्थापन कर दिया। और जब 1952 को पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो पहले लोकसभा के चुनाव में गांधी जी ने ये जो लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनको 100 में 60% टिकटें दी, जिनकी संख्या 3.5% थी, उनको गांधी जी ने 60% टिकटें दी और 48% से ज्यादा ब्राह्मण चुनवा कर आए। एससी एसटी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था 22.5%, उसके समर्थन से गांधी जी ने भारत पर ब्राह्मणों का आजाद भारत में राज स्थापन किया। आज भी हम लोग उसी ब्राह्मण राज के अधीन है। तो हम लोगों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का लक्ष्य है, आजादी का आंदोलन है, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। आप लोगों को लगता होगा, आदिवासी लोगों को लगता होगा कि हमारा आदिवासी का एक राज बन जाएगा। अरे ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के तमाम लोगों को दिल्ली के ब्राह्मणों ने मुख्यमंत्री बनाया, वो मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते। पवार साहब को पूछ लो महाराष्ट्र में, पवार साहब तो बहुत बड़के नेता रहे हैं, उनको पूछ लो। बहुत बड़े बड़े नेताओं को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया ब्राह्मणों ने, किसी को अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया गया। इसी तरह से अगर आप बीजेपी के तरफ से चुनाव जीतकर, कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीतकर, आज 75 साल हो गए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 22.5% मेंबर पार्लियामेंट और 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग रिजर्व सीट पर चुनकर जाते हैं। ये सारे लोग रिजर्व सीट पर चुनकर जाते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार अंग्रेजों को मांगा था, अंग्रेजों ने यह अधिकार बहाल भी किया था, मगर सेपरेट इलेक्टेड में शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अपने वोटों के आधार पर चुनकर जाते। तो पार्लियामेंट में नेहरू को और सरदार पटेल को गांधी जी ने कहा, अरे ये जो सेपरेट इलेक्टेड से चुनकर जाने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग नेहरू की नहीं सुनेंगे, पटेल की नहीं सुनेंगे, तो संसद में तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे। इसलिए हमारे लोगों पर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर जॉइंट इलेक्टेड थोपा गया है। आज तक आदिवासी लोगों को जॉइंट इलेक्टेड क्या है, ये पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं, बाकी लोगों को छोड़ो। जो बहुत सारे एमएलए एमपी चुनकर जाते हैं आदिवासियों के रिजर्व सीट पर, वो जॉइंट इलेक्टेड है। बाबा साहब आंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टेड मांगा था। सेपरेट इलेक्टेड क्या था? शेड्यूल कास्ट के ही वोट होंगे, शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट होंगे, शेड्यूल ट्राइब के ही वोट होंगे, शेड्यूल ट्राइब के ही कैंडिडेट होंगे। और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने अपने चुनाव क्षेत्र में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होगा। जो सबसे ज्यादा लड़ाकू एससी एसटी का आदमी होता तो चुनकर जाते उस व्यवस्था में। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया, आमरण अनशन किया। है किसी आदिवासी को पता है, किसी पढ़े लिखे आदिवासी को पता है कि ये जो सेपरेट इलेक्टेड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को होता तो 131 मेंबर पार्लियामेंट होते, 131 मेंबर पार्लियामेंट होते तो नेहरू की सरकार को कभी बहुमत नहीं मिलता।
इंदिरा की सरकार को कभी बहुमत नहीं मिलता और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर कभी वो सरकार नहीं बना पाते। न नेहरू बना पाते, न इंदिरा, न राजीव गांधी बना पाते, न अटल बिहारी वाजपेयी बना पाते। कोई सरकार बहुमत की नहीं बना पाते और बहुमत का आंकड़ा 131 SC ST का बन जाता, सेपरेट इलेक्टेड में बन जाता। तो इनके सपोर्ट के बगैर सेंटर में कोई सरकार ही नहीं बनती। इसका मतलब है 1952 में प्रथम जो केंद्र की सरकार आजादी के बाद बनी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन से बनती, तो हमारा भी राज आ गया होता। 1952 में ही हमारा भी राज आ गया होता। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर SC ST के लोग सेपरेट इलेक्टोरेट में चुनकर जाते तो उनका भी राज आता। तो OBC के लोगों को 92 में गिनती की जा रही, OBC के लोगों की गिनती की गई या गिनती करने की बातें चल रही है और फिर भी एक OBC का प्रधानमंत्री मोदी होने के बावजूद भी गिनती नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी OBC का ही आदमी है, देश का प्रधानमंत्री है, गिनती करने का उसी के पास पावर है, मगर गिनती नहीं कर रहा है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को RSS और भाजपा के ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया। तो ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। तो हमारे लोगों को नॉमिनेटेड और इलेक्टेड भी समझ में आता कि नहीं है? कितने लोगों को समझ में आता नॉमिनेटेड किसको बोलते हैं, इलेक्टेड किसको बोलते हैं? तो इसका मतलब है ये गवर्निंग जो सिस्टम है भारत का, यही हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। तो अनपढ़ लोगों को कहां से आएगा? उनको तो यही लगता है कि शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में हमारा आदमी खड़ा है, शेड्यूल कास्ट, वो कांग्रेस के तरफ से है कि बीजेपी के तरफ से है, वो तो उनको समझ में ही नहीं आता। और कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, वो हमारे में से किसी ऐसे आदमी को पिकअप करती है, चॉइस करती है, नॉमिनेट कर देती है जिसको पार्लियामेंट में बोलना भी नहीं आता, जिसको पार्लियामेंट में बोलने के लिए अगर खड़ा किया जाए तो उसको बोलना भी नहीं आता, उसको टिकट दे देते। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू के समय में एक ऐसी घटना है कि उनके घर में एक शेड्यूल कास्ट का आदमी खाना पकाता था, नेहरू जी ने उसको टिकट दे दिया। अब शेड्यूल कास्ट का आदमी जवाहरलाल नेहरू का खाना पकाता था, अगर वो चुनकर गया तो पार्लियामेंट में कौन से विषय पर बोलेगा? कितना नमक डालना चाहिए, सब्जी में टेस्टी कैसे बनाना चाहिए, मसाला कितना डालना चाहिए, ठंडा मसाला कितना डालना चाहिए, गरम मसाला कितना रखना चाहिए, मसाला डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, ये पार्लियामेंट में बोलने का विषय है। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने खानसामे को टिकट देकर चुनाव कराया। नॉमिनेटेड कैंडिडेट समझा रहा हूं आप लोगों को, किसको क्या समझ में आता है हमारे लोगों को? नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन, ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किए हुए आदमी को अगर वो MLA बनाते, MP बनाते, जिनको कुछ भी आता नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट देकर 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज्यादा MLA MP बनाते हैं नॉमिनेटेड। और OBC के सपोर्ट से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सपोर्ट से उनको चुनकर लाते। जब वो चुनकर आता है तो पार्लियामेंट में OBC के जातीय आधारित गिनती का विरोध करता है। ये किसी को समझ में ही नहीं आता। जो शेड्यूल कास्ट का आदमी रिजर्व सीट पर चुनकर जा रहा है, शेड्यूल टाइप का आदमी रिजर्व सीट पर चुन के जा रहा है,
उसको ओबीसी के रिजर्व सीट पर ओबीसी का आदमी चुनकर जाना चाहिए और ऐसी ही सीटें रिजर्व सीट ओबीसी को होनी चाहिए। इसका विरोध करने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं होना चाहिए। जब उसको रिजर्वेशन मिल रहा है तो दूसरे के रिजर्वेशन का विरोध करने की क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, फिर भी विरोध करता है। क्यों करता है? कांग्रेस उसको कहती है विरोध करना है, बीजेपी उसको कहती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को विरोध करना है। ये उसका ओपिनियन थोड़ी है। अब वो पार्लियामेंट में विरोध क्यों करता है? क्योंकि अगले चुनाव में उसको कांग्रेस से और बीजेपी से टिकट चाहिए। अगर मान लो कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया तो चुनाव के पहले ही चुनाव हार जाता है। चुनाव दो बार होता है, एक बार पार्टी टिकट दे दे और दूसरी बार जनता उसको वोट दे दे। अगर पार्टी ने ही टिकट नहीं दिया तो फिर तो वहीं से उसका समाप्त हो गया मामला। अगर टिकट दिया तो वोट्स का मामला खड़ा होगा। इसलिए साथियों, ये जो गवर्निंग सिस्टम है देश का बनाया गया, संख्या हमारी है मगर इलेक्शन का जो सिस्टम डेवलप किया गया है उसमें बहुसंख्याक समाज के लोग चुनकर ना जाए, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई। इसलिए इस देश के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान है, ये घोषित करने के बाद भी राज ब्राह्मणों का होने की वजह से इक्वलिटी बिफोर लॉ संविधान का भारत में लागू नहीं है। और इस वजह से हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो नहीं रहा है। तो हमको क्या करना होगा? हमारी पार्टी होनी चाहिए और हमें संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करना चाहिए? कि हम लोग अपनी पार्टी खड़ा करेंगे, अपना संगठन खड़ा करेंगे, अपना उद्देश्य रखेंगे, अपनी विचारधारा रखेंगे और ब्राह्मणों के किसी पार्टी के द्वारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप ओबीसी माइनॉरिटी का कैंडिडेट अगर खड़ा कर दिया जाए तो उसको संकल्प करना चाहिए कि उसको किसी भी स्थिति में वोट नहीं डालेंगे। आपको कभी वोट डालने के लिए जबरदस्ती किया जाता है क्या? मुझे तो मालूम नहीं है कि हमारे किसी आदमी को जबरदस्ती वोट करने के लिए कहा जाता है। जब जबरदस्ती वोट करने के लिए कहा नहीं जाता है तो जब हमारी संख्या ज्यादा है तो हमें अपने बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत ये पांचों साधन आज हमारे लोगों के पास है। बुद्धि है, पैसा है, हुनर है, समय है, श्रम है, ये पांचों साधन हमारे पास है और अपने बल पर अपना संगठन खड़ा कर सकते हैं, अपनी पार्टी खड़ा कर सकते हैं। अपने लोगों को कांग्रेस, बीजेपी और ब्राह्मणों को टिकट मांगने के बजाय अपनी पार्टी बनाकर अपना टिकट ले सकते हैं। ब्राह्मणों को टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, हम अपनी ही टिकट पैदा कर सकते हैं, अपने ही लोगों को टिकट दे सकते हैं। और ऐसा करें तो सर हर चुनाव क्षेत्र में 85% वोट है कि 40 मायावती जब मुख्यमंत्री बनी यूपी की तो उसको 30% वोट पड़े। 403 विधानसभा में 207 विधानसभा की सीटें मायावती ने 30% से जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जब तीन मजबूत पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और हमारी पार्टी, मान लो कल्पना करो, कल्पना करने को कितना पैसा लगता है? साला मुफ्त की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मुफ्त की कल्पना क्यों नहीं कर सकते मालूम है? ये दिमाग की दरिद्रता है। हम लोग आर्थिक रूप से कम दरिद्री है, दिमाग से ज्यादा दरिद्री है। जो लोग दिमाग से ज्यादा दरिद्री होते हैं वो लोग आर्थिक रूप से ज्यादा दरिद्री होते हैं। इसलिए हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया गया था। जब पढ़ने लिखने का अधिकार हुआ, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को भी अगर रोजगार करना है तो थोड़ा अमेरिका जाता है। अभी पढ़ा लिखा हमारा एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी जो है, जब पढ़ा लिखा हो गया
अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, लंदन जाता है, एक गल्फ कंट्री जो मुसलमानों की है वहां जाता है, वहां कई कई लाख रुपया सैलरी कमाता है, 10-15 साल नौकरी करता है, करोड़पति हो जाता है, और करोड़पति होने के बाद फिर भारत आ जाता है। तो दिमाग की वजह से हमारे लोगों को दिमाग से दरिद्री रखा गया। दिमाग के दरिद्री रखने की वजह से बहुत बड़ी समस्या है, और इस वजह से साथियों हम लोगों को हमारे महापुरुषों के द्वारा सबसे ज्यादा शुरू से पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर दिया गया, और इसी वजह से बाबा साहब आंबेडकर विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके। और बाबा साहब आंबेडकर के समय में उनके मुकाबले का, उनके बराबरी का कोई दिमाग रखने वाला आदमी नहीं था, तो उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। और जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी तो संविधान सभा में उनके चुने हुए कैंडिडेट कितने थे? उनके पार्टी के, बाबा साहब अंबेडकर के पार्टी के चुने हुए कैंडिडेट कितने थे? बाबा साहब अंबेडकर के पार्टी का चुना हुआ बाबा साहब अंबेडकर अकेले ही थे। तो उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। क्यों? क्योंकि नेहरू को, गांधी को ऐसा लगा कि अगर हम लोग लिखने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ये अकेला आदमी संविधान सभा में संविधान की ज्यादा जानकारी रखने की वजह से हर बार ऐसे संवैधानिक प्रश्न खड़ा करेगा जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी की जिम्मेदारी लगाएगी। संविधान हमारे फेवर में है, संविधान हमारे फेवर में है, बहुमत हमारे विरोध में है। समस्या क्या है आज की? मनुस्मृति सारी की सारी हमारे विरोध में थी, तो देश का कानून ही हमारे विरोध में था। तो 26 जनवरी 1950 को देश का कानून हमारे समर्थन में हो गया। फिर क्या समस्या है? नॉन इंप्लीमेंटेशन। नॉन इंप्लीमेंटेशन क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट में हमारा मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, वो सारे के सारे नॉमिनेटेड है। उनको पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं दिया जाता। तो हम लोगों को उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानकर नहीं चलना चाहिए। हमारे लोग उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानकर चलते हैं, इस वजह से हमारा इंडिपेंडेंट संगठन नहीं बनता। अरे हमें इंडिपेंडेंट संगठन बनाने की क्या जरूरत है? हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट बगैर संगठन के चुनकर जाते हैं। ऐसे हमारे नालायक पढ़े लिखे लोग सोचते रहते हैं। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नालायक पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं, अरे हमें संगठन बनाने की क्या जरूरत है? बगैर संगठन के हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, 1000 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं। हमें अपना संगठन बनाने की क्या जरूरत है? अरे कांग्रेस से चुनकर जाने वाला एमएलए एमपी नॉमिनेटेड है, नाम हमारा लेते हैं, बाप वो है। समझ में आता है? नाम शेड्यूल कास्ट का लेते हैं, नाम शेड्यूल ट्राइब का लेते हैं, नाम ओबीसी का लेते हैं, बाप वो है। नाम किसी का लेने का, बाप कोई और होने का, ऐसे संतान को, ऐसे औलाद को क्या कहते हैं? हरामी की औलाद। तो ऐसे जो ये जो सिस्टम बनाया गया है मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए चुनने का, ये हरामी की औलाद चुनकर भेजने का सिस्टम है। भारत में मैं ये बात अकेला ही बोलता हूं और 22-25 साल से बोल रहा हूं, किसी एमएलए एमपी ने आज तक एफआईआर नहीं किया है।
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के किसी क्योंकि ये बाबा साहब ने लिख कर रखा है, ये बाबा साहब अंबेडकर की किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स। ये किताब पढ़ लो। ये लोग हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या है? रियल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हमारी केवल संख्या है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोकतंत्र है, संविधान है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। संविधान में सारे अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अमल करने का काम कौन करेगा? अमल करने का काम कौन करेगा? संविधान के जो ब्राह्मण विरोधी है उनके ऊपर संविधान के अमल करने की जिम्मेदारी नहीं लगाई जा सकती है। ना वो कर सकते हैं, ना वो कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को जो मौलिक बात समझाना चाह रहा हूं, अपना संगठन निर्माण करने की जरूरत है। अपना संगठन शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास का, माइनॉरिटी का, 85% लोगों का, और अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजने की जरूरत है। हमें केवल सामाजिक बात नहीं करनी चाहिए, आर्थिक बात नहीं करनी चाहिए, हमें संगठन निर्माण करके व्यवस्था बदलने की बात करनी चाहिए। अगर आपकी दिल्ली में सरकार आई तो केंद्र सरकार का बजट कितना है? 50 लाख करोड़। आया किसी को समझ में? कितना है आंकड़ा? है? दिमाग पर जोर लगाओ। मेरे को समझ में नहीं आया तो पहली बात तुम लोगों को कैसे आएगा? मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं, फिर मैं समझ में नहीं आया। 50 लाख करोड़। 3 बार बोलने से थोड़ा बहुत समझ में आएगा, एक बार बोलने से नहीं आएगा। 50 लाख करोड़। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया हो, ज्यादा झंझट में हम नहीं पढ़ना चाहिए। इतना बजट एक साल का भारत सरकार का, इतना पैसा भारत सरकार के पास जमा होता है एक साल में। राज्य सरकार का अलग होता है, महानगर पालिका का अलग होता है, नगर पालिका का अलग होता है, जिला पंचायत का अलग होता है, तालुका पंचायत का अलग होता है, ग्राम पंचायत का अलग होता है। हर एक को टैक्स लगाने का अधिकार है और वो सारा पैसा एक साल के लिए इकट्ठा होता है और एक ही साल में मार्च एंड तक खर्चा करना कंपलसरी है, बंधनकारक है। उसके बाद उसको बचा कर नहीं रख सकते, फिर अगले साल में पैसा आता है। इतना पैसा है और इतना पैसा हमारे पास आता है और इसके बावजूद भी हमारे लोगों की दरिद्रता कायम है। पैसा जाता कहां? उन लोगों के नियंत्रण में सत्ता है, तो जिनके नियंत्रण में सत्ता है उनके नियंत्रण में बजट है, और जिनके नियंत्रण में बजट है वो निर्धारित करते हैं पैसा किसको बांटना चाहिए, किसके पास देना चाहिए, किसके हिस्से में लाना चाहिए, किसके हिस्से में नहीं आना चाहिए। वो निर्धारित करते हैं और वो बंदरबाट हो जाती है और उनको मिल जाता है। जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं। इसलिए मौलिक समस्या केंद्र की सत्ता पर नियंत्रण होना चाहिए। 100 में 85 वोट हमारे हैं, 40 से ज्यादा की जरूरत नहीं है, 40% से ज्यादा की जरूरत नहीं है। मायावती तो 30% मुख्यमंत्री बनी थी। जब 3 पार्टियां होती है 35 105% हो जाता है, समझ ना? तो 40% की भी जरूरत नहीं। तो 3 अगर मजबूत पार्टियां हो तो 35% में ही सेंट्रल में आपकी सरकार बन सकती है। 35 में 85% आपके हैं,
हमारे लोग क्या सोचते हैं, काशीराम जी लोगों को ये बात समझाते थे, ऐसा ऐसा संख्या इतनी है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, फिर अपनी सरकार आ जाएगी, फिर अपना मुख्यमंत्री हो जाएगा, फिर अपना प्रधानमंत्री हो जाएगा, फिर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। काशीराम जी अपने लोगों को समझाते थे। लोग काशीराम जी से भी ज्यादा बुद्धिमान थे, लोग काशीराम जी से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। वो क्या कहते थे, ऐसा नहीं हो सकता। वो काशीराम जी को कहते थे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जो लोग काशीराम जी को कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, वो ज्यादा होशियार लोग थे, क्योंकि वो अपने पार्टी को वोट ही नहीं देते थे। उनको मालूम था कि साला मैं खुद ही हरामीपन करता हूं, तो ये तो ईमानदारी पर निर्भर कर रहा है। काशीराम जी मानकर चल रहे कि हम ईमानदार रहेंगे, ज्यादा नहीं तो 35% वोट ईमानदार रहेंगे तो हो जाएगा। मगर जिनको वो समझाते थे वो खुद ही 50 साल से बेईमानी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, अपने ही लोगों को वोट देने का काम नहीं कर रहा है, तो उसको मालूम था ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लोग जो हरामीपन करते हैं वो उसी के शिकार है। अच्छा, उसके लिए वोट देने के लिए तलवार निकालना नहीं पड़ता। जैसे मैन के अंदर तलवार है, लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता। वोट डालने के लिए एक ही आदमी लाइन लगाकर अंदर जाता है, जब बाहर नहीं आता दूसरा नहीं जा सकता, और वहां जाकर उसको क्या करना है, कोई तलवार फलवार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई चाकू छुरी बंदूक गोली चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये भी साला बड़ा हैरान करने वाली बात है कि ये अंगूठा टेकने की क्यों जरूरत है। तो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोग अंगूठा टेक ज्यादा है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये अंगूठा टेकने का सिस्टम ठीक है। अंग्रेजों ने बाबा साहब को कहा था कि तुम्हारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या करोगे, तो कहा ये अंगूठा टेकने का सिस्टम डेवलप। वोट हमारे लोगों को मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो हमारे लोग इतने होशियार, बाबा साहब आंबेडकर ने 100 साल से ज्यादा लड़ाई लड़कर वोट का अधिकार हासिल किया। यूरोप और अमेरिका में खून खराबा हुआ, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, अमेरिका यूरोप में केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था, केवल टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। हमारे लोगों को तो ये बताएंगे तो भी अजीब लगेगा, केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। पढ़े लिखे लोगों में से भी टैक्स पे करने वाले लोगों को वोट था, जो टैक्स पे नहीं करता उसको वोट का अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब आंबेडकर ने हमारे लोगों को अधिकार दिया, जानते हो कौन सा दिया, एडल्ट फ्रेंचाइज। कौन सा अधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। आदमी, बाबा साहब ने सोचा हमारे लोग घरों में बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद अनपढ़ रहता है, गंवार रहता है, और फिर वो 18 साल का होता है, 18 साल का होने के बाद भी अनपढ़ रहता है, 21 साल का होने के बाद भी अनपढ़ रहता है, गंवार रहता है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने सोचा अनपढ़ गंवार होने के बावजूद भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। टैक्स पे करने वाला हो तो भी होना चाहिए, टैक्स पे ना करने वाला हो तो भी होना चाहिए। तो नया तरीका ढूंढ कर निकाला। क्या ढूंढ कर निकाला, उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे देश में ऐसा होने के बाद इंग्लैंड में लागू हुआ, हमारा देखा देखी इंग्लैंड में लागू हुआ। दुनिया के कई देशों में एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे देश में लागू करने के बाद कई देशों में लागू हुआ। और एक झटके में हमारे लोगों को बाबा साहब आंबेडकर ने शासक वर्ग में रूपांतरित कर दिया।
और हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने वोट का अधिकार शासक बनने के लिए उपयोग करने के बजाय 100, 500, 1000, 2000 में बेचना शुरू कर दिया। इतने साले नालायक लोग हमारे। 100 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ने के बाद वोट का अधिकार हासिल किया। 100 साल जो हमारे लोगों ने उसको चुनाव आता है तो इस देश में चुनाव के दौरान लोगों को 1000, 2000, 5000 मिल जाता है और 8-10 दिन हमारे लोग 2 टाइम खाना खा लेते हैं। अगर चुनाव नहीं होता तो बहुत लोग मर जाते। तो चुनाव से बहुत लोगों को बहुत बार 2 बार खाने का मौका मिल जाता है। तो चुनाव का ऐसा भी फायदा हो रहा है और हमारे लोगों ने फायदा उठाया और शासक वर्ग ने हमारे लोगों के वोटों को खरीदने का फायदा उठाया। ये सारा हमारे देश में होता है। दुनिया के किसी देश में वोट बेचने का और वोट खरीदने का काम नहीं होता है। ये सारा खेल ब्राह्मण लोगों के द्वारा किया गया है। तो ये सारा बदला जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और ये परिवर्तन करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है संगठित शक्ति का निर्माण करना। सब कुछ बदला जा सकता है संगठित शक्ति का निर्माण करना। तो संगठित शक्ति कैसे निर्माण होगी? भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। भौगोलिक नेटवर्किंग में क्या करना होगा? 15 लाख बूथ पर संगठन खड़ा करना होगा और बूथ में अधीन सोशल नेटवर्किंग, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14 सामाजिक समूहों के 14 सामाजिक ग्रुप, एक भौगोलिक संगठन और एक बूथ में 1200 वोटर। 1200 वोटर में हम लोगों को 14 संगठन बनाना चाहिए। तो सोशल नेटवर्किंग होगा। एक बूथ में 14 संगठन, 1200 वोट में 14 संगठन। ऐसे अगर हमने 15 लाख बूथ में किया तो इस देश में इलेक्शन नहीं रेवोल्यूशन हो जाएगा। इलेक्शन नहीं रेवोल्यूशन हो जाएगा। कोई तलवार चलाने की जरूरत नहीं, कोई बंदूक गोली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो। कोई ऐसा मुझे कह नहीं सकता कि बहुत कठिन बात आपने कह दिया है। अपने आसपास आपको डिफिकल्टी आती है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में जाओ, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने एरिया में जाकर ऐसे यूनिट खड़ा करो और उनका ट्रेनिंग देने के लिए संगठन को लिखो। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं तो हमारे आदमी आएंगे, 1 दिन भर बोलेंगे, कुछ आदमी आएंगे 2 दिन बोलेंगे, कुछ आदमी आएंगे 3 दिन बोलेंगे, कुछ सिलेक्टेड आदमी आएंगे 5 दिन बोलेंगे। तो आपके दिमाग में इतनी जानकारी भर जाएगी, इतनी जानकारी भर जाएगी, इतनी जानकारी भर जाएगी कि आप बोलेंगे अब नहीं, बहुत हो गया, अभी मैं इसका उपयोग करता हूं। बस एक जानकारी होनी चाहिए और बाद में उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। कुछ चलता चाकू छुरी बंदूक गोली तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना आसान काम। ये करो। डिफिकल्टी आती है टेलीफोन करो, पूछो ये डिफिकल्टी आ रही है। कोई डिफिकल्टी नहीं है। जो बात हम कह रहे लोगों को जाके कहो, लोग क्या बोलेंगे? अरे इतना लेट क्यों कर दिया हमारे पास आने को? ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूं। अगर आप लोगों के पास जाओगे ना तो लोग क्या बोल, अरे इतना लेट क्यों कर दिया? अमन मिश्रान का सोशल मीडिया में बहुत सालों से सुन रहा हूं, तो कोई ना कोई आदमी आएगा आएगा आएगा, सारा वेट कर रहे, तुमने इतना लेट क्यों किया?
काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूं। मैं फ्लाइट से जाता उधर भी मुझे मिलते, बस में जाता उधर भी मिलते, रेल में जाता उधर भी मिलते। तो सारे जगह ये हमारी बात सोशल मीडिया की वजह से फैल गई है। केवल आपको जाने भर की देर है, मीटिंग करने की जरूरत है और लोगों को जिम्मेदारी देने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करोगे 15 लाख बूथ पर संगठन खड़ा हो जाएगा और इसके आधार पर इलेक्शन नहीं रेवोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप लोग काम करोगे, निश्चित रूप से ऐसा करने से हम लोग सफल हो सकते हैं। ऐसा आप करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अभी आप लोगों को भूख लगी होगी, अभी तक दिमाग का खुराक दिया, अभी पेट का खुराक भी उधर है। लाइन लगाओ, शांति से लाइन लगाकर आपको खाना मिलेगा। वहां जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हर एक के हिस्से का रखा हुआ है। शांति से लाइन लगाकर अपना अपना हिस्से का ले लो, खाओ और घर में जाओ शांति से, हर एक के लिए।